किसी को पुकारने वाले शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्पविराम, निर्देशक चिन्ह, प्लुत चिन्ह, उपविराम। ये देखिए प्लुत चिन्ह इस प्रकार से होता है, सीधा रहेगा इस प्रकार से, प्लुत चिन्ह। तो किसी को पुकारने के लिए प्लुत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए स्वर की हम बात करें तो एक होते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। हिंदी में दोस्तों उच्चारण काल के आधार पर 2 ही स्वर हैं। ह्रस्व स्वर में बात करेंगे अ, इ, उ और री की। दीर्घ स्वर में बात करेंगे दोस्तों बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और बड़ा अ। देखिए जो हमारे मूलतः स्वर हैं दोस्तों वो 11 हैं। अगर कुल स्वर की बात आती है तो 13 होते हैं। कौन-कौन से जुड़ जाते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। लेकिन मूलतः स्वर जो है हिंदी में वो 11 ही हैं। तो 4 तो हो गए देखिए ह्रस्व स्वर और 7 हो गए दीर्घ स्वर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए दीर्घ स्वर। तो जब देखिए उच्चारण काल के आधार पर आपने सुना होगा, बहुत सी वीडियो भी देखी होंगी, जब उच्चारण काल के आधार पर स्वर बताए जाते हैं हिंदी में तो 3 बताते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये जो प्लुत चिन्ह है दोस्तों, प्लुत स्वर, तो वो बिल्कुल ही दोस्तों गलत है। हिंदी में प्लुत स्वर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, प्लुत चिन्ह ज़रूर है, प्लुत चिन्ह। ठीक? देखिए अगर वास्तव में देखा जाए तो देखिए ह्रस्व स्वर हो गए 4 और दीर्घ स्वर हो गए दोस्तों 7 तो 7 4 11 11 तो यही हो गए। आप इसमें देखिए जो भी बताते हैं ना कि 3 ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं। तो जब आपने इसको बाँट दिया ह्रस्व स्वर में 4 दीर्घ स्वर में 7 तो आप बताइए इसका भी तो एग्ज़ाम्पल दो। अगर है तो इसका एग्ज़ाम्पल दो। तो देखिए इसका कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है दोस्तों। प्लुत स्वर है ही नहीं हिंदी में, प्लुत चिन्ह है। प्लुत स्वर संस्कृत में है, ठीक? प्लुत स्वर संस्कृत में है, हिंदी में सिर्फ़ इसका चिन्ह है। फिर एग्ज़ाम्पल अगर आप उनसे माँगो तो एग्ज़ाम्पल क्या देंगे? जैसे ओम, ओम लिख के दिखाएँगे या राधा, राधा। इस तरह से यानी यहाँ पर देखिए प्लुत चिन्ह लगाकर अरे उनसे ये पूछो दोस्तों ये स्वर हो गए, स्वर क्या है? वर्ण होते हैं, तो ये वर्ण हो गए, ये तो शब्द हो गए, यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल तो शब्द होता है। ये तो शब्द हो गए, ये कौन से वर्ण हैं? और वर्ण ही क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं, जो देखिए 11 स्वर हैं, ये तो हमने ह्रस्व और दीर्घ में बाँट दिए। प्लुत में कोई एग्ज़ाम्पल वो नहीं दे पाते, तो इसको देखिए प्लुत स्वर होता ही नहीं है हिंदी में, सिर्फ़ प्लुत चिन्ह होता है, ठीक? प्लुत स्वर संस्कृत में होता है। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल परीक्षा पर। तो हिंदी टेस्ट सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों विराम चिन्ह और इस वीडियो में विराम चिन्ह से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो के माध्यम से विराम चिन्ह चैप्टर हम समाप्त करने वाले हैं। तो वनडे एग्जाम के लिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के। देखिए जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये आज हमारा 5वां दिन है जो हमने यूपी ट्रिपल एससी की जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो भर्ती के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो आज उसका 5वां दिन है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह और विराम चिन्ह जो चैप्टर है वो प्रश्नों के माध्यम से ही समाप्त करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक? तो देखिए जो एक प्रकार से आपने चिन्ह इस तरह से लिखा हुआ देखा और इस तरह से भी लिखा हुआ देखा। क्या दोनों सही हैं? जी हाँ, दोनों सही हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। देखिए पहले इस तरह से ही लिखा जाता था चिन्ह। अब हम इसका जब उच्चारण करेंगे दोस्तों तो हा को पहले पढ़ेंगे चिन्ह, ठीक? और इसका जब उच्चारण करेंगे तो इसमें ना को पहले पढ़ेंगे चिन्ह, यानी ना का उच्चारण इसमें पहले किया जाएगा चिन्ह। तो इस तरह से दोस्तों ये पहले लिखा जाता था और इसका उच्चारण भी किया जाता था। लेकिन इसका उच्चारण करते-करते लोगों ने चिन्ह चिन्ह का चिन्ह उच्चारण करने लगे। और जब चिन्ह उच्चारण करने लगे तो दोस्तों ये लिखा भी अब इस प्रकार से ही जाने लगा जिस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है चिन्ह, ठीक? देखिए जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि दोस्तों ये एक वैज्ञानिक लिपि है। यानी इसमें हर चीज को सिद्ध किया जाता है। यानी जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। रोमन लिपि की तरह नहीं दोस्तों कि उसमें लिखा कुछ जाता है कभी कभी पढ़ा कुछ जाता है और बता दिया जाता है कि इसमें कुछ लेटर जो हैं वो साइलेंट है। या कभी कभी दोस्तों सी एच को का पढ़ा जाता है तो कभी चा पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हमारी देवनागरी लिपि नहीं है। हमारी देवनागरी लिपि में जो है दोस्तों वो वैज्ञानिक लिपि है और इसमें जो चीज़ पढ़ी जाती है वही चीज़ लिखी जाती है और जो चीज़ लिखी जाती है वही पढ़ी जाती है। तो जो चिन्ह का उच्चारण है कुछ लोगों के द्वारा चिन्ह चिन्ह किया जाने लगा और ये चलन में दोस्तों उच्चारण जो है चिन्ह ही हो गया था। तो इस प्रकार से इस चिन्ह को जब उच्चारण चिन्ह हो गया तो लिखा भी इस तरह से जाने लगा। तो ये भी सही है। अगर देखिए उनके लिए जो स्टेनो कर रहे हैं ना उनके लिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे शब्द। अब जब आपको कोई शॉर्ट हैंड बोले तो उसमें आपको ये देखना है कि वो हा का उच्चारण पहले कर रहा है कि ना का उच्चारण पहले कर रहा है। अगर हा का उच्चारण पहले कर रहा है दोस्तों तो इस प्रकार से लिखना और ना का उच्चारण पहले कर रहा है तो इस प्रकार से लिखना, ठीक? दोनों ही वर्तनी शुद्ध हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक? तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा विराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो विराम का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों विश्राम, विश्राम या ठहराव। विश्राम या ठहराव इसका क्या अर्थ है? देखिए जब हम किसी से आमने-सामने वार्तालाप करते हैं, तब तो हम उसके मनोभाव को देख लेते हैं, मनोभाव को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे कोई अगर इस प्रकार से कहे, "बैठो, उठो मत।"
तो इसका मतलब है कि बैठ जाओ। बैठो, उसने यहाँ पर सांस रोक ली और कहा उठो मत, यानी बैठ जाओ। और दोबारा से अगर वो कुछ कहे कि बैठो मत, उठो, तो इसका मतलब है कि उठ जाओ, बैठो मत। तो अगर आमने सामने इस तरह से वार्तालाप हो रही है, तब तो हमने उसके मनोभाव को समझ लिया, ठीक, कि कहाँ पर सांस रोक रहा है। अगर यही चीज हमें लेखन में देखने को मिले और हम उसको पढ़ें, तो हमें किस तरह से पता चले कि कहाँ पर सांस रुक रही है, कहाँ पर सांस नहीं रुक रही, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी सांस रोकने से भी उस वाक्य का क्या चीज होती है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। किस प्रकार से, देखिए, जैसे ऐसे जो मैंने अभी आपको बतलाया कि उठो, और यहाँ पर हम अल्प विराम लगा देते हैं, यानी अल्प विराम होता है जहाँ पर कम ठहराव होता है। उठो मत बैठो। तो यहाँ पर दोस्तों उठने को कह रहा है कि उठो मत बैठो। अगर यही अल्प विराम देखिए थोड़ी सी आगे हम लगा दें, यानी उठो मत बैठो, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर बैठने को कह रहा है कि उठो मत बैठो, बैठे रहो, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों विराम चिन्ह से भी क्या होता है, अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो अगर कोई सामने वार्तालाप कर रहा तो मैंने आपको बताया कि हम समझ जाएंगे इसका मनोभाव क्या है, इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, वहां पर सांस रोक रहा है। लेकिन यही चीज हम अगर कहानियों में पढ़ें तो किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। जैसे सामने कोई व्यक्ति बात कर रहा है और वो रोते हुए कोई बात कर रहा है, गुस्से में कोई बात कर रहा है, तो हम क्या है उसके भाव को समझ लेंगे, सही है। और अगर हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज रोते हुए कह रहा, ये चीज हंसते हुए कह रहा। तो आपने देखी कहानी जब पढ़ी होंगी तो आपने इस तरह से देखा होगा कि राजू, और ब्रैकेट में लिख दिया गुस्से में, गुस्से में, ठीक? फिर ब्रैकेट बंद, फिर उसकी बात लिख दी। तो इस तरह से ये जो कोष्ठक होता है, इसका मतलब होता है कि मनोभाव को दर्शाने के लिए कोष्ठक का भी प्रयोग किया जाता है। तो हम इसको विराम चिन्ह में कोष्ठक भी पढ़ेंगे और अनेकों विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं। और इस आज का जो चैप्टर है, प्रश्न के माध्यम से ही पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो, तो निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, यह है दोस्तों विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, देखिए मैं ना का उच्चारण पहले कर रहा हूं। यह है कोष्ठक, यह है तुल्यात्मक चिन्ह, तुल्यात्मक चिन्ह, और यह है दोस्तों अर्ध विराम, अर्ध विराम। प्रश्न कह रहा है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कहना हो, तो जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है विवरण चिन्ह का, यानी हम उसका विवरण देना चाहते हैं उस पद का। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का हमारा ए आंसर सही हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। मोहन, राजीव और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, यानी कहाँ पर विराम चिन्ह की कमी है। देखिए, इसको कहते हैं दोस्तों उपविराम, इसको कहते हैं अर्धविराम, और ये है अल्पविराम, और ये है पूर्ण विराम, ठीक। तो देखिए यहाँ पर रोहन, राजीव, अगर हम दो ही नाम लिखें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, रोहन और राजीव, ठीक। अगर तीन नाम हो जाए तो, जैसे रोहन और राजीव और वैभव, तो दोस्तों बार बार देखिए और लगाना ठीक नहीं होता। तो इस कारण क्या होता है, हम पहले वाले जो भी जितने भी नाम आएंगे उसमें क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगा देंगे। तो यहाँ और की जगह हमें क्या लगाना है, अल्प विराम लगाना है। यहाँ पर देखिए रोहन, तो हम सांस रोकेंगे यहाँ, रोहन, राजीव और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी अल्प विराम की यहाँ पर कमी थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए और उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, कोष्टक, उद्धरण चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। अभी मैंने आपको बताया था कि रोहन रोते हुए, तो राजू जो बताया था मैंने आपको, राजू रोते हुए, राजू हंसते हुए, तो उसके मनोभाव को हमने किस चीज में रखा था, कोष्टक में रखा था, ठीक। तो उसका हमें मनोभाव बताना हो किसी चीज का, या उस शब्द की व्याख्या करनी हो। मनोभाव तो जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि राजू, और यहाँ पर लिख दिया हंसते हुए, हंसते हुए। अच्छा,
शब्द की व्याख्या करते हुए, तो कोई जैसे देखिए कठिन शब्द अगर यहाँ पर आ जाए, कोई भी कठिन शब्द हम लिखें और जैसे लिख दें क्षिति, तो क्षिति का किसी को अर्थ पता ना हो तो किसी-किसी लेख में क्या होता है इसका अर्थ यहाँ पर कोष्ठक में समझा दिया जाता है कि क्षिति माने होता है दोस्तों पृथ्वी। ठीक? तो इस तरह से कोष्ठक में उसके अर्थ को उसकी व्याख्या कर दी जाती है या उस अंश को मूल वाक्य से अलग रख दिया जाता है। तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? कोष्ठक चिन्ह का। इस तरह से जो कोष्ठक चिन्ह होता है, सही है? किसी का भाव बताना हो या शब्द की व्याख्या करनी हो। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में रेखांकित चिन्ह कौन-सा विराम चिन्ह है? योजक चिन्ह जो रेखांकित है देखिए ये रेखांकित चिन्ह है ये वाला। ठीक? रेखांकित चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है? योजक चिन्ह है, पुनरुक्ति चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है या टीका सूचक चिन्ह है। तो ये जो है दोस्तों ये है उद्धरण चिन्ह। ये दो होते हैं दोस्तों, एक होता है जब सिंगल हो तो इकहरा उद्धरण चिन्ह और डबल हो तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अर्धविराम का सूचक चिन्ह है, अर्धविराम कौन सा है? पहले में ये आपको बताया था मैंने, व्याख्या बता दी थी। ये क्या है? अल्प विराम है, ये है अर्धविराम है, ये योजक चिन्ह है और ये उपविराम है। तो अर्धविराम पूछा है यानी हमारा बी सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5। अगला देखते हैं, छठे नंबर का प्रश्न हमारा, विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो विपरीतार्थक शब्द हों, जैसे देखिए मान लो कुछ इस तरह से शब्द हों, माता पिता, माता पिता, काला सफेद, ये विपरीतार्थक शब्द है जैसे काला सफेद, तो इसमें लगाते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। तो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह का। ये योजक चिन्ह है, छोटा सा माइनस, ठीक, योजक चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता शब्दों के बीच लगे इस चिन्ह को क्या कहते हैं? देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कौन से नंबर का? हमारा छठे नंबर का। 7वां नंबर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो माता पिता शब्दों में ये जो चिन्ह है कौन सा है? ये है योजक चिन्ह, यानी 7वें का हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोक व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम, विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो शोक हो, करुणा, यानी जिसे वो कहते हैं करुणा हो, शोक हो, हर्ष हो, तो इनके लिए जो होता है दोस्तों विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं इस तरह से, विस्मयादि बोधक चिन्ह, सही है। तो शोक व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे हम। प्रभु मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम चिन्ह को बताइए। तो ये देखिए यहाँ पर प्रभु, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? विस्मयादि बोधक चिन्ह होना चाहिए था इस तरह से। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस कौन से नंबर का प्रश्न है ये हमारे? ये है 7वां और ये है दोस्तों 8वां और ये है 9वें नंबर का प्रश्न। ठीक। अगला प्रश्न है, संवाद में उपविराम चिन्ह के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये 10वें नंबर का प्रश्न है, संवाद में उपविराम चिन्ह के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्ठक चिन्ह, योजक चिन्ह, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह, निर्देश चिन्ह। देखिए संवाद किसको बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको डायलॉग। जैसे राजू, ये संवाद कर रहा है, उपविराम चिन्ह के स्थान पर, उपविराम मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है उपविराम, और एक होता है दोस्तों ये निर्देश चिन्ह, इस तरह से। जो योजक चिन्ह मैंने आपको बताया ना, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरह से योजक चिन्ह, यानी योजक चिन्ह ये माइनस इसका डबल मान लो, ये होता है निर्देश चिन्ह। तो उपविराम चिन्ह के स्थान पर हम निर्देश चिन्ह भी लगा सकते हैं, यानी ये है उपविराम। उपविराम का भी डायलॉग में इस्तेमाल किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है, और इसका जो हम आपको बता रहे हैं निर्देश चिन्ह, इस तरह से राजू आप कल कहाँ थे? ठीक। तो कोई दूसरा है उसके सामने वाला मोहन, तो मोहन अपनी बात रखेगा। ये इन क्या क्या है? डायलॉग में बात की जा रही है, यानी संवाद किया जा रहा है आपस में। मैं कल दिल्ली में था, दिल्ली में था। ठीक। तो इस प्रकार से जो संवाद यानी डायलॉग में बात की जाती है उसमें या तो उपविराम मिलेगा आपको या मिलेगा निर्देश चिन्ह। तो उपविराम चिन्ह के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? निर्देश चिन्ह का, यानी 10 का हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का है, निम्नलिखित में से तुल्यता सूचक चिन्ह बताइए। तुल्यता सूचक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर देखिए यह है तुल्यता सूचक चिन्ह। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए, जैसे यहाँ पर कोई क्षति और इसका आगे लिख देंगे हम हानि। ठीक। और क्षति, क्षति का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी। तो इस प्रकार से तुल्यता
जो तुल्यता सूचक चिन्ह है उनका प्रयोग किया जाता है अर्थ बताने वाले शब्दों के लिए इस तरह से। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य का भाव आश्चर्यजनक होने पर, वाक्य के भाव में संबोधन होने पर, वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होने पर, वाक्य का भाव पूर्ण होने पर। तो वाक्य का भाव प्रश्नवाचक होगा तब हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यानी हमारा 12 नंबर का जो है सी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। दिए गए शब्दों में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उत्तर प्रदेश और डॉक्टर। ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये कौन सा चिन्ह है, यानी बड़े शब्दों को जब छोटा करके लिखा जाए ये जो प्रयोग किया जाता है, यानी डॉक्टर इस तरह से है, तो डॉक्टर को किस तरह से इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी गई, ये डॉक्टर। तो ये जो चिन्ह है दोस्तों ये कहलाता है लाघव चिन्ह। एक प्रश्न है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बता चुका हूं मैं आपको, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है, ये उपविराम है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अर्धविराम के स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अर्धविराम के स्थान पर देखिए अर्धविराम है दोस्तों ये, तो इसके स्थान पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, योजक या अल्पविराम। तो अर्धविराम जहां पर आता है दोस्तों इसके स्थान पर अल्पविराम आ सकता है। ठीक, जैसे दो वाक्य हों और पहले वाक्य का भाव दूसरे वाक्य पर निर्भर हो तो वहां पर अर्धविराम भी लगा सकते हैं और अल्पविराम भी लगा सकते हैं। ठीक, तो अर्धविराम के स्थान पर अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इस प्रश्न का हमारा डी सही हो गया। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, त्रुटि विराम या लोप विराम। तो हंस पद जो है दोस्तों त्रुटि विराम का दूसरा नाम है, त्रुटि विराम का। ये इस प्रकार से होता है, जैसे कोई हम वाक्य लिख रहे हैं वहां पर कोई शब्द छूट जाए तो वहां पर हम इस तरह से बना देंगे इसको और यहाँ वो शब्द लिख देंगे। ठीक, अगर देखिए ऊपर जगह है तो ये ऊपर बनता है और नीचे अगर लाइन में नीचे जगह है तो लाइन के नीचे बनाकर वहां शब्द लिख दिया जाता है। ठीक, तो हंस पद का दूसरा नाम है त्रुटि विराम और इसको दोस्तों विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, विस्मरण, विस्मरण चिन्ह। सही है, तो हंस पद का दूसरा नाम त्रुटि विराम भी है और विस्मरण चिन्ह भी है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो देखिए छी जब इस तरह से आवे छी तो यहाँ पर हम लगाएंगे विस्मयादिबोधक, तो इसमें तो विस्मयादिबोधक है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो विस्मयादिबोधक से आगे वाले चिन्ह हम देख ही नहीं रहे। विस्मयादिबोधक से ही हमने पहचान लिया कि इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था सी के बाद। तो इसका जो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह या कोष्ठक चिन्ह। तो एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए देखिए पुनरुक्ति चिन्ह यहाँ पर जो है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। जैसे आप बाजार जा रहे हैं और बाजार जाने के लिए आप घर पर लिस्ट बना रहे हैं कि हाँ भाई चावल लेकर आना 2 किलोग्राम, ठीक 2 किलोग्राम। फिर बताया आपको कि चीनी भी लाना, तो चीनी कितनी 2 किलोग्राम। तो इस शब्द को बार बार लिखने के लिए देखिए हम इस तरह से बना देंगे पुनरुक्ति चिन्ह। इसके बाद बताया कि भाई टमाटर ले आना, टमाटर कितने के 2 किलोग्राम, फिर बना देंगे इसको पुनरुक्ति चिन्ह। तो इस तरह से आपने लिस्ट बनाई होगी, सही है। तो आलू भी ले आना, आलू कितने 2 किलोग्राम, तो सही है भाई 2 किलोग्राम हम आलू भी जाएंगे। तो इस तरह से पुनरुक्ति चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक, अगला प्रश्न है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान कीजिए। जहां पर कोई चैप्टर समाप्त हो, जहां पर पुस्तक का अंत हो या जहां पर कोई लेख का अंत हो दोस्तों, तो वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जो है ऑप्शन ए में ये है समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक, इस तरह से बना देते हैं या इस तरह से भी बना देते हैं। ठीक, तो ये समाप्ति सूचक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 19, 20, 21 या 16। देखिए अगर प्रश्न पूछे कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो ये तो निश्चित है दोस्तों कि 20 है, अगर नाम देकर पूछ रहा है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार, सही है। और अब देखें अगर वर्तमान में देखें तो देखिए विराम चिन्हों की संख्या बढ़ गई है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे विराम चिन्हों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में देखिए विद्वानों में कुछ मतभेद है, इसकी निश्चित संख्या नहीं बता, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। ठीक, लेकिन नाम देकर अगर पूछ रहा है कि श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार बताइए तो 20 लगाएंगे हम। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20। लेकिन वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या बढ़ गई है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे इन चिन्हों की संख्या बढ़ बढ़ गई है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वनडे एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो वीडियो है। मुख्यतः तो ये जो हमारी वीडियो है यानी हिंदी टेस्ट सीरीज चल रही है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो जो यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती है उनके लिए
हम हिंदी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, लेकिन वनडे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक? और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आपका जो भी विचार हो, जो भी आप बात रखना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी बात रखें। हम उस अनुसार भी यहाँ पर टेट सीरीज में कुछ बदलाव करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।